हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, जिन्हें हम सामयिकी के नाम से भी जानते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे 18 जनवरी 2025 को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक छोटा सा आसविकरण है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्लेमर या असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this track and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. चलिए अब शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो आज हम देखेंगे पहले कुछ राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। तो खबर है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है 11,440 करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज डेट रिटर्न आरआईएन के लिए। यानी आरआईएनएल जो बहुत बुरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, उसको बचाने के लिए या उसको उभारने के लिए कैबिनेट ने या सरकार ने मंजूरी दे दी है 11,444 करोड़ के एक मददगार पैकेज की। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 11,440 करोड़ के पैकेज के, ताकि जो आरआईएनएल है, जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको हम वाइजेक स्टील के नाम से भी जानते हैं, उसको कर्जे से बचाने के लिए। इस पैकेज में शामिल है 10,300 करोड़ के इक्विटी कैपिटल, जिसको कि कन्वर्ट किया जाएगा। सॉरी, इसमें एक बचा हुआ जो अमाउंट है वो है 1,140 करोड़ का। ये जो होगा ये होगा आपका कन्वर्जन के लिए वर्किंग कैपिटल लोन्स को कम से कम 7% के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। और ये जो एक रणनीतिक इंटरवेंशन है सरकार की आरआईएन में, ये आरआईएनएल की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और उसके साथ साथ उसके ऑपरेशनल इश्यूज को भी सही करने में। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए आपको पहले कुछ चीज समझनी होगी। इक्विटी कैपिटल क्या है, फिर वर्किंग कैपिटल लोन्स क्या है, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स क्या होती है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे पूरा मसला क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें इक्विटी कैपिटल की, तो जो इक्विटी कैपिटल होती है वो असल में किसी भी संस्थान में, किसी भी कंपनी में आपको मालिकाना हक देती है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई भी एक कंपनी है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की कुल कैपिटल होगी 100%, ठीक है, 100%। इस 100% में से अगर हम मान लेते हैं कि उस 100% की कीमत 100 करोड़ है, और अगर आपने उसमें 10% हिस्सेदारी खरीद ली, तो ऐसे में 100 करोड़ का 10% 10 करोड़, यानी आपको 10 करोड़ देने पड़ेंगे उस एक्स वाई जेड कंपनी को। और इसके अनुसार आप उस कंपनी के 10% के बन जाएंगे मालिक। यानी उस कंपनी का जो 10% का हिस्सा है वो हो गया आपका, उसके अनुसार ही आपको अधिकार मिलते हैं। तो ये होती है आपकी इक्विटी कैपिटल। दूसरा हम बात करें वर्किंग कैपिटल के बारे में, तो देखिए जो कंपनीज होती हैं या कोई भी संस्थान होता है, उसको अपने हर दिन के खर्चे निकालने होते हैं। हर दिन का जो उनका खर्चा होता है उसे ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, उस दुकान को चलाने के लिए आपको दिन के 2,000 रुपए चाहिए, सामान के लिए, बिजली के बिल के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो 2,000 रुपए क्या है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल जो आपको दिनचर्या के लिए चाहिए। ठीक। और फिर आता है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये क्या होता है, पहले हम समझते हैं शेयर क्या होता है। देखिए, जब भी हम एक बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं, खासकर कंपनी या संस्थान, उसे हम कहते हैं शेयर। जैसे 100 करोड़ रुपए किसी कंपनी की पूरी आप कह सकते हैं कैपिटल है। अब अगर कंपनी को लोगों से पैसा उधार चाहिए, तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, 100 करोड़ रुपए किसी एक बंदे से तो ले नहीं सकते। तो ऐसे में ये लोग शेयर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जैसे मान लिए कि 100 करोड़ रुपए को 100 हिस्सों में बांटा गया, हर एक हिस्से की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी गई, और इन हिस्सों को शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब जो कोई भी इन हिस्सों को खरीदेगा, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने 10 शेयर्स खरीद लिया, 10 हिस्से खरीद लिए, तो एक हिस्सा अगर 1 करोड़ का है तो आप 10 करोड़ कंपनी को दोगे।
तो ये होती है शेयर, ठीक है? अब प्रेफ़रेंस शेयर या फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर क्या होता है? हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अगर बंद होती है किसी भी कारणवश, तो जो उसके क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने पैसा दिया है उस कंपनी में, उनका पैसा कंपनी को लौटाना होता है। तो मान लीजिए एक कंपनी थी XYZ, जब वो बंद हुई, तो उसने लगभग शेयर कैपिटल में 100 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं धन अर्जित किया था। अब जिन लोगों ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, उन्हें लौटाने हैं। तो ऐसे में जो लौटाने की प्रक्रिया है, उसमें जिनके पास प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर की उपाधि है, उनका पैसा पहले दिया जाएगा और जिनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स की उपाधि है, जिन्होंने मालिकाना हक खरीदा था, उनको पैसा इनके बाद मिलेगा। ठीक है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप कोई शेयर किसी कंपनी में खरीदते हैं, अगर आपने प्रेफ़रेंस शेयर खरीदा है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी कंपनी में कोई शेयर खरीदा है, तो आपको उसपे कोई ना कोई ब्याज या इंटरेस्ट जो है वो अर्जित होके मिलेगा। ठीक है? अब अगर आपको वो इंटरेस्ट जो है वो हर महीने, हर 6 महीने, हर साल के अनुसार मिल रहा है, तो वो होगा आपका नॉन क्यूमुलेटिव। यदि आपको वो सारा इंटरेस्ट केवल आपकी पूर्ण अवधि के बाद मिल रहा है, यानी मान लीजिए आपने जो शेयर कैपिटल प्रेफ़रेंस के तौर पे वहाँ पे खरीदी थी, वो सिर्फ़ 10 साल के लिए खरीदी थी, तो आपको जो उसपे इंटरेस्ट अर्जित हुआ है, वो पूरा इंटरेस्ट 10 साल के बाद एक साथ थमा दिया जाए, तो वो होगा आपका क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आपको वो जो पैसा है, वो जो इंटरेस्ट आपका अर्जित हो रहा है, वो समय के साथ-साथ दिया जाए, तो वो होगा आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल। ठीक है? तो अब हम बात करें अगर RINL के केस के बारे में, तो सरकार ने 10,300 करोड़ इक्विटी कैपिटल के तौर पे दिया है RINL को, यानी जितना भी हिस्सा ये बनाएगा, ठीक है? RINL की टोटल वर्थ में, उसके अनुसार इतने हिस्से की गवर्नमेंट जो है वो मालिक बन जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि RINL का 10,300 करोड़ जो है ये सिर्फ 15% है। तो सरकार जो है 10,300 करोड़ देने के बाद 15% की मालिक बन जाएगी RINL। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक जो हिस्सा जाएगा वो RINL की इक्विटी कैपिटल में जाएगा 10,300 करोड़ का। बचा जो हिस्सा है उसका हम क्या करेंगे कि RINL ने जो वर्किंग कैपिटल लोन्स लिए थे, जो उसको डेली बेसिस पे पैसा चाहिए था अपने कार्यभार को चलाने के लिए, उसके लिए जो उसने ऋण लिया था, ठीक है? उन ऋण को अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा 7% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ताकि जो इंटरेस्ट ऋण के तौर पे लोगों को जाना था, अब वो इंटरेस्ट शेयर कैपिटल इंटरेस्ट के तौर पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो RINL है, जिसकी हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब है वित्तीय स्थिति के अनुसार, उसको एक मदद मिलेगी अपने आप को दोबारा से खड़ा करने। ठीक है? चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। बैंकिंग और वित्तीय समाचार देखते हैं। तो भारत की वित्त वर्ष 25 के लिए जो हमने ग्रोथ फोरकास्ट करी है, उसको 6.5% तक ला के रख दिया है IMF ने। यानी IMF ने जो भारत की ग्रोथ पोटेंशियल का फोरकास्ट किया था, उसको घटा के अब 6 पॉइंट या फिर 6.5% तक लाके रोक दिया है। तो जो IMF है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने फिर से एक बार विचार करा भारत के बढ़ते आर्थिक वृद्धि के ऊपर, और इन्होंने अब क्या करा कि जो इनका पहला अनुमान था भारत की आर्थिक वृद्धि को लेके, उसको घटाकर अब 6.5% पे रख दिया है। हालांकि जो इन्होंने पुनर्विचार करा, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है भारत के आर्थिक वृद्धि में, लेकिन इसके बाद भी IMF ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की स्थिति को काफी स्टेबल बताया। और ये जो एडजस्टमेंट इन्होंने किए, जो बदलाव इन्होंने करे भारत की वृद्धि को लेके, ये जो है ये असल में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से, और साथ के साथ जो भारत में घरेलू महंगाई है, उसकी वजह से जो हमारा वृद्धि दर था वो कम होता दिखाया है IMF ने। और IMF ने बताया है कि जो भारत में बढ़ती महंगाई है, उसके बाद जो निवेश में कमी आई है, और उसके बाद जो आपका भू राजनीतिक खतरे हैं, यानी हमारे आसपास के जो देश हैं उनमें चल रही उथल-पुथल,
इसकी वजह से जो भारत का वैश्विक बाजार है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है और यदि भारत का वैश्विक बाजार प्रभावित होता है तो अपने आप ही जो भारत का आंतरिक बाजार है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा ही होगा। ठीक? तो ये था आपका आईएमएफ का अभी जो लेटेस्ट फ़ॉरकास्ट आया है भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में। आगे प्रस्थान करते हैं। दूसरी खबर है कि आरबीआई ने अनुमति दे दी है ओवरसीज बैंक्स को कि वो आईएनआर अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो आरबीआई जिसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रमाणित कर दिया है ओवरसीज ब्रांचेस को, कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स के, कि वो अब भारतीय मुद्रा, इंडियन रुपी के अकाउंट्स खोल सकते हैं नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अब ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वैश्विक इस्तेमाल है भारतीय पैसे का, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और निवेश में, उसको बढ़ावा मिल सके। तो देखिए हम इसकी बात करें, सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉन रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ओवरसीज बैंक्स क्या होते हैं और आईएनआर में इसको खोलने का क्या फायदा होगा, तभी आप इस खबर का जो मेन महत्व है उसको आप समझ सकते हो। तो देखिए नॉन रेजिडेंट्स वो भारतीय होते हैं जो कि भारत में लगभग 182 दिन से लगातार नहीं है। यानी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम था मिस्टर एक्स, वो भारत छोड़ के चले गया किसी और देश में, वो वहीं पे रह रहा है, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है और लगभग वो लगातार 182 दिन से भारत के बाहर है, तो हम उसको बुलाएंगे नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि एनआरआई, जिसका रहना, कमाना और खर्च करना भारत की आर्थिक बाउंड्रीज में नहीं है बल्कि किसी और देश में। तो ऐसे कई सारे प्रवासी भारतीय हैं जो कि विदेशों में बसे हुए हैं, वहीं पे कमाते हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब जो ओवरसीज बैंक हैं, यानी कि वो बैंक्स जो कि विदेशी बैंक हैं, वो अब अपनी कई सारी शाखाओं को भारत में खोल सकते हैं और उनके देश में जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, वो इन शाखाओं में अपना अकाउंट खुलवा के भारतीय मुद्रा में ही लेन-देन कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। ठीक है? अब इससे सहूलियतें क्या होंगी कि जो भारतीय वहां पे रहते हैं, उनको भारत में पैसा भेजने के लिए झिक-झिक नहीं करनी। जैसे मान लीजिए अगर कोई भारतीय अमेरिका में रहता है, उसको लगभग 10,000 रुपए भारत में भेजने हैं, किसी भी कारणवश। तो वो 10,000 रुपए अमेरिका में तो चलेंगे नहीं क्योंकि वो भारतीय मुद्रा है। वो 10,000 होंगे अमेरिकन डॉलर में, जो कि अमेरिकी मुद्रा है। तो उसको जब वो कन्वर्ट कराएगा, उसके बाद उसको भारत भेजेगा, तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें कई बार टैक्स वगैरह भी कटते हैं और कई बार और भी कई सारी कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे कि कहीं न कहीं पैसे भेजने वाला और निवेश करने वाले लोग हतोत्साहित होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने ये फैसला सुनाया है कि जो प्रवासी बैंक हैं, यानी जो ओवरसीज़ बैंक्स हैं, जो विदेशी बैंक हैं, वो अब भारत में ब्रांच खोल सकते हैं और भारतीय प्रवासियों की मदद कर सकते हैं वो अकाउंट्स खोल के जिन अकाउंट्स में लेन-देन और निवेश भारतीय रुपए में किया जा सकता है। जिससे कि प्रोत्साहन मिले उन भारतीयों को जिन्होंने विदेश में पैसा कमाया है, भारत भेजने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। भारत का डिजिटल लीप एनबीएम 2.0 और संचार साथी ऐप। जनवरी 17, 2025 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी ने लॉन्च किया है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एनबीएम 2.0 और साथ के साथ संचार साथी मोबाइल ऐप। तो जो आपका एनबीएम 2.0 है, इसका जो उद्देश्य है वो कनेक्ट करना है रह वंचित रह गए 1.7 लाख गांव से पूरे भारत भर में और उनको एनबीएम 1.0 के अंदर सफलतापूर्वक शामिल कर। ये जो मिशन है ये लक्षित करता है कम से कम 60/1000 ग्रामीण घरों को कि उनके पास लगभग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो और लगभग जो उनकी डाउनलोड स्पीड है वो कम से कम 100 एमबी पर सेकंड तो होनी ही चाहिए। ये जो आपका इनिशिएटिव है, ये जो पहल है,
इससे ये अपेक्षा की जा रही है कि जो डिजिटल डिवाइड है, ये उसको भरेगा और साथ के साथ जो हमारी समाहित विकास है, उसको भी बढ़ावा देगा। तो देखिए हम बात करें इसके बारे में तो भारत जो है, वो इस समय विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट ऑपरेटर देश है। यानी सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट है वो भारत में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन जो है वो भारत में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन भारत में अब भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे दूर-दराज के गाँव हैं जहाँ पे बेसिक इंटरनेट सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है डिजिटल डिवाइड होता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? ये समझ लेते हैं कि एक हिस्सा आपका बहुत अच्छे से फल-फूल रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है, उसमें आपका इंटरनेट का नामो-निशान तक नहीं। तो ऐसे में एक हिस्सा जो है वो पिछड़ा रह जाएगा और एक हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, जो कि आपका लाता है अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक एंड डिजिटल ग्रोथ। तो इसी चीज़ को लक्षित करते हुए सरकार ने एक फैसला लिया कि जो हमारा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 होगा, ये अब उन गाँवों को, उन लोगों को कवर करेगा जो कि वंचित रह गए थे एनबीएम 1.0 में या फिर पूर्ण तरीके से समाहित नहीं हो पाए थे। और ये भी सुनिश्चित करेगा कि कम से कम जो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम उनको देंगे, उसकी स्पीड इतनी हो कि लोगों का काम जो है वो आसानी से चल सके। यानी कि जो कम से कम डाउनलोडिंग स्पीड रखी है वो 100 एमबीपीएस रखी, ठीक? तो ये था आपका एनबीएम 2.0 और संचार साथी ऐप के बारे में। जब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की तो याद रखिएगा ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हम करते हैं दूर-दराज तक कई सारे सिग्नल्स पहुँचाने में और इसमें मुख्यतः हम 3 तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल, आपका सेकंड ऑप्टिकल फाइबर और थर्ड आता है आपका रेडियो वेव। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का। क्यों? क्योंकि जो डेटा लॉस है या फिर जो आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट पड़ता है सिग्नल्स को भेजने में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करना चाहते हैं जब भी हम ब्रॉडबैंड्स की बात करते हैं। ठीक? चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। चाइना ने पाकिस्तान की सैटेलाइट को स्पेस में या अंतरिक्ष में पहुंचाया। जनवरी 17, 2025 को चाइना ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान की पहली घरेलू रूप से बनी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSC EO-1 को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। ये सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया गया जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट का इस्तेमाल करने के पश्चात। ये जो सैटेलाइट है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो पृथ्वी है उसका जो ऑब्जर्वेशन डेटा है उसको ये कलेक्ट कर सके और इसको कलेक्ट करने के दौरान ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करेगा जिसको कि इस हिसाब से प्लान करके ऑर्बिट पे लगाया गया 12:07 बीजिंग टाइम के अनुसार। यानी जब इसको ऑर्बिट में लगाया गया उस समय बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है वहां पे जो समय था वो था आपका 12:07। ठीक, यहाँ पे आप इस सैटेलाइट का फोटो देख सकते हैं और यहाँ पे आप पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का भी चित्रण देख सकते हैं। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। तो जो ब्लू ओरिजिन है उसने लॉन्च किया है न्यू ग्लेन को मैडन फ्लाइट में। ब्लू ओरिजिन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया न्यू गैलन रॉकेट को अपनी पहली मैडन टेस्ट फ्लाइट में। ये जो रॉकेट है इसका नाम रखा गया है जॉन गैलन पे और ये एक प्रोटोटाइप को कैरी करके ले गया है ऑर्बिट में। अब ये जो लॉन्च है ये दिखाता है एक महत्वपूर्ण कदम ब्लू ओरिजिन के लिए जब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धिक अंतरिक्ष संचारण। यानी जो आपके अभी कई सारे ऐसे निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष संचारण में पार्टिसिपेट कर रही हैं, भाग ले रही हैं। वहां पे जो ब्लू ओरिजिन है, उसके इस कारनामे के बाद उसका दबदबा बनता दिख रहा है। यहाँ पे आप इस लॉन्च का चित्रण भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला ब्लैक आइड मटर जो है, उसको स्पेस में रखा है किसने? इसरो ने। तो जो इसरो है जिसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सफलतापूर्वक
जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी सीड को आपने कॉम्बैट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी क्रॉप्स में रखा है। अब ये जो कामयाबी है ये दर्शाती है हमारे सक्षमता को फॉर कल्टीवेटिंग सस्टेनेबल फूड, यानी कि हम सतत खाद्य सामग्री को उगा सकते हैं लंबे समय तक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान। यहाँ पे आप इनका चित्रण भी देख सकते हैं। अब आगे एक और खबर कि जो ज़ॉम्बी डियर डिसीज है, क्या वो वाकई में मानवता के लिए खतरा है? जो डिसीज है जिसका नाम है क्रोनिंग वेस्टिंग डिसीज CWD, जिसको हम कई बार ज़ॉम्बी डियर डिसीज के नाम से भी पुकारते हैं, ये लगातार वन्य जीवों में बढ़ता जा रहा है, जैसे कि डियर, मूस और एल्क में इसके लक्षण देखे गए हैं। अब जो हमारी चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं इसके क्षमता को देखते हुए कि ये मानव जाति में भी फैल सकता है, खासकर उन शिकारियों में जो कि इन जानवरों का शिकार करते हैं, इनके बाद इन जानवरों का मीट खाते हैं। और यदि वो जानवर इस बीमारी से ग्रसित थे, तो कहीं न कहीं वो शिकारी जिन्होंने इनका मीट खाया है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अभी हाल-फिलहाल के केसेस में जो आपका स्पोरेडिक क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिसीज़ है, उसको ह्यूमन्स में डिटेक्ट किया गया, यानी मानवों में उसे देखा गया, जिसके बाद जो हमारी चिंताएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी के साथ-साथ जो हमारे पास सबूत हैं, जो लक्ष्य हमें चाहिए, ये पता करने के लिए कि जो क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज़ है, क्या वो इंसानों में भी फैल रही है? वो सबूत अभी तक हमारे पास इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस फैलाव को लेके जो संभावना है वो लगातार बढ़ती जा रही। तो ये था आपका क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज CWD के बारे में, जिसे हम ज़ॉम्बी डियर डिसीज भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अभी तक इसका कोई भी ऐसा सबूत या कोई भी ऐसा ठोस प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है जिससे साबित हो सके कि ये डिसीज इंसानों में भी फैल रही है। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में जो आपकी CJD डिसीज है, जिसको अभी डिटेक्ट करा गया, पाया गया इंसानों में, उसके बाद से इस बात की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कि हो सकता है कि जो CWD डिसीज है वो भी इंसानों में फैल रही हो। इसके बाद खबर है कि जो JSI के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ढूंढ निकाला एक नई इंडो बर्मीज पेंगुलियन प्रजाति को। तो जो आपका JSI है, जिसका मतलब होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी है इंडो बर्मीज पेंगुलिन की, जिसका नाम रखा गया है मैनिस इंडो बुरमैनिका। ये जो प्रजाति है, ये असल में डायबर्ज है चाइनीज पंगोलियन से, और ये जो बदलाव है ये लगभग करीबन 3.4 मिलियन साल पहले हुआ था। अब ये जो खोज है, इस खोज को हमने मुकम्मल किया कई सारी आधुनिक जेनेटिक टूल्स का इस्तेमाल करके, ताकि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स थे इस नई मैनिस इंडो बर्मेनिका में, उसको समझा जा सके, और उसको समझने के पश्चात ही हमें वो कुछ लक्षण दिखे जिससे हम ये साबित कर पाए कि ये जो स्पीशीज है, ये जो प्रजाति है, ये चाइनीज पंगोलियन से अलग है, और लगभग 3.4 मिलियन साल पहले ही इनका जो आप कह सकते हैं बदलाव था वो हो चुका था। यहाँ पे आप इसका चित्रण देख सकते हैं। ये वो प्रजाति है जिसकी अभी हाल फिलहाल में खोज की गई। अब बात करते हैं खेल समाचारों की। डजोविक ने फेडरस का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है ग्रैंड स्लैम मैच काउंट के लिए। 17 जनवरी 2025 को जो आपके नोवाक डजोविक हैं, उन्होंने रोगर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने के लिए टेनिस इतिहास में। डजोविक ने 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला, और सेकेंड राउंड के दौरान ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जो कि अभी फिलहाल चल रहा है, उन्होंने
ये चैलेंजिंग मैच भी जीत लिया पोर्टुगीज क्वालिफायर जेमिया फरिया के खिलाफ, जिसने कि उनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट में या सूची में एक और नया खिताब जोड़ दिया। यहाँ पे आप डजोविक का चित्रण भी देख सकते हैं। यानी इस समय पे डजोविक हैं वो टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। इनसे पहले थे रॉजर फेडरर, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान डजोविक ने इनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। महत्वपूर्ण दिनों की खबरों की बात करते हैं तो भारतीय लोकपाल मना रहे हैं अपना पहला स्थापना दिवस। 16 जनवरी 2025 को भारतीय लोकपाल ने मनाया अपना पहला अनावरण स्थापना दिवस मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में। ये जो इवेंट था, इसने चिन्हित किया 11 साल पुराने स्थापित लोकपाल को, जिसको कि 16 जनवरी 2014 को स्थापित किया गया था, लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, जो लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट था वो आया था आपका साल 2013 में। उसके तहत लोकपाल को हमने स्थापित किया था 16 जनवरी 2014 को, और पूर्ण तरीके से 2024 में ही चालू हो पाया था। इसी वजह से 16 जनवरी 2025 को इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया। जो इवेंट था वो कहां पे हुआ? मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शोक समाचारों के बारे में। तो जो लीजेंडरी डायरेक्टर हैं डेविड लिंच, इनकी मृत्यु हो गई 78 साल की उम्र। डेविड लिंच जो कि एक जाने माने हॉलीवुड डायरेक्टर और राइटर थे, इनकी मृत्यु हो गई है अभी 78 साल की उम्र में। लिंच जो थे, ये क्रांति लेके आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टाइल था वो थ्रिल स्टाइल था, जो कि बाकियों से अलग था। और साथ के साथ जो आपका मानवता का नेचर है, यानी ह्यूमन नेचर है, उसके जो डार्कर फैक्ट्स हैं या फिर जो काले सच हैं, उन्होंने इसे अपनी मूवीज में और अपनी राइटिंग्स में बखूबी दर्शाया भी। उनके जो कार्य थे, जिसमें कि आइकॉनिक टीवी सीरीज ट्विन पीक्स थे, ये भी शामिल है। इसने एक गहरा प्रभाव छोड़ा है हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में। लिंच का एक क्रिएटिव जीनियस के तौर पे जाना जाता है। लगभग 6 दशक तक इनका जो बोलबाला था वो रहता है हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। और इसी के साथ इन्होंने कई सारे अकोलेट्स, यानी कई सारे आप कह सकते हैं अवार्ड जीते, कई सारा नाम कमाया, जिसमें कि 4 एकेडमिक अवार्ड भी शामिल। इनका नॉमिनेशन भी गया था, और वहीं पे पाल्मे डियोर अवार्ड भी इसमें शामिल है। यहाँ पे आप इनका चेहरा देख सकते हैं, ये थे आपके डेविड लिंच, जिनकी अब मृत्यु हो। अब हम बात करते हैं कुछ रक्षा समाचारों के बारे में। गवर्नमेंट ने लैब लॉन्च किया एक ऐसे ऐप को, ताकि जो हमारा रणभूमि के पास का या बैटलफील्ड के पास का पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। 15 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत रणभूमि दर्शन ऐप को और वेबसाइट को, आर्मी डे सेलिब्रेशंस के दौरान पुणे, महाराष्ट्र में। ये जो ऐप है, जिसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और टूरिज्म और इंडियन आर्मी ने मिलके, ये अलाउ करता है सिविलियंस को, यानी आम नागरिक को, कि वो भारत के महत्वपूर्ण रणभूमि क्षेत्रों को जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे घूम फिर सकते हैं। इसमें कई सारी साइट्स को इंक्लूड करा गया है जहां पे युद्ध लड़ा गया था 1962, 1971 और 1999 के दौरान। और साथ के साथ जो सियाचिन बेस कैंप है और गलवान वैली है, इसको भी इसमें शामिल किया गया। ये जो पहल है, इसका जो मुख्य आप कह सकते हैं उद्देश्य है, वो ये है कि जो बॉर्डर रीजन्स हैं, जिन्हें आज तक हम लोग अवॉइड करते आए हैं, उनको क्यों ना ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए एक बड़े पर्यटन हब के तौर पे, और जो भारतीय नागरिक हैं वो भारतीय सैन्य इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नियुक्ति और इस्तीफे की खबरों के बारे में। जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि आपके नए ओम्बड्समैन हैं बीसीसीआई के,
जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि पहले या भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट जज भी थे, उन्हें अब ओम्बड्समैन के तौर पे चुना गया है, एथिक्स ऑफिसर और ओम्बड्समैन के तौर पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के लिए। उनका जो एक बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्टीज है, कानूनी समझ है, और साथ के साथ जो उनका लीडरशिप है, वो उन्हें बनाता है एक बहुत ही काबिल इंसान, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो आपकी एथिकल प्रैक्टिस है वो बनी रहे बीसीसीआई में, और वहीं पे अगर कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी झगड़ा होता है बीसीसीआई को लेके, उसको भी ये आसानी से कानूनी तरीके से और एथिकल तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पे आप इनका चेहरा भी देख सकते हैं। तो ये हैं आपके जस्टिस अरुण मिश्रा। यहाँ पे हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। आइए देखते हैं इनसे टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ताकि हमारी जो पकड़ है वो इन टॉपिक्स पे और मजबूत हो सके। पहला क्वेश्चन है कि टोटल अमाउंट क्या है रिवाइवल पैकेज का, जिसे अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए। आपके विकल्प हैं 10,300 करोड़, 11,444 करोड़, 1,140 करोड़, या फिर 12,580 करोड़। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। सही उत्तर है बी। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है 11,440 करोड़ पैकेज को रिवाइटलाइजेशन के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए, आरआईएनएल। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण संबंधित जानकारियां थी वो हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अभी हाल फिलहाल में जो आईएमएफ ने इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज करा है भारत के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए, वो कितना है। विकल्प हैं 7.0%, 6.5%, 6.0%, 5.5%। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है बी। तो आईएमएफ ने रिवाइज किया है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को वित्त वर्ष 25 के लिए, और इसको रखा है 6.5% पे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में जो नीति थी उसमें क्या बदलाव आया है रिजर्व बैंक की ओवरसीज बैंक्स को लेके। विकल्प हैं कि अब ओवरसीज बैंक को परमिशन दे दी है कि वो भारतीय मुद्रा में ऋण दे सकते हैं गैर नागरिक भारतीयों को। दूसरा, कि ओवरसीज ब्रांचेस को ऑथराइज कर दिया है कि वो भारतीय मुद्रा में अकाउंट खोल सकते हैं गैर नागरिक भारतीयों के लिए। तीसरा, कि ओवरसीज बैंक्स को परमिशन दे दी है कि वो भारत के स्टॉक मार्केट में व्यापार कर सकते हैं। चौथा, कि ओवरसीज बैंक्स को परमिशन है कि वो भारतीय मुद्रा क्रेडिट कार्ड्स दे सकते हैं गैर नागरिक भारतीयों को। तो आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में परमिशन दे दी है ओवरसीज बैंक्स को कि वो भारत में ब्रांचेस खोल सकते हैं भारतीय मुद्रा अकाउंट्स के लिए गैर भारतीय नागरिकों को लेकर। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। प्रश्न है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कब नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को लॉन्च किया, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। आपके विकल्प हैं 1 जनवरी 2025, 17 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, या 17 फरवरी 2025। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है बी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एनबीएम 2.0 को और संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया 17 जनवरी 2025 को। और मिनिमम डाउनलोड स्पीड कितनी इंश्योर की गई है, 100 MB/सेकंड। लगभग इतनी जो है वो मिनिमम डाउनलोडिंग स्पीड होनी ही चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि चाइना ने कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया पाकिस्तान के पहले घरेलू रूप से बने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO-1 सैटेलाइट को? इसका नाम है PRSC EO-1। विकल्प है 17 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2025, 17 फरवरी 2025, मार्च 17 2025। आइए सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है बी। तो चाइना ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के पहले घरेलू रूप से बने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSC EO-1 को लॉन्च किया था 17 जनवरी 2025 को। और लॉन्च कहां से किया? जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ठीक है, लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट के साथ। प्रश्न है कि कब, या सॉरी, प्रश्न था कि कौन सा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था जिसे अभी हाल ही में ब्लू ऑरिजिन ने प्राप्त किया है लॉन्च करके न्यू गैलेन रॉकेट को? आपके विकल्प हैं कि पहले इंसान को स्पेस में भेज दिया, सक्सेसफुली लॉन्च किया, सक्सेसफुली लैंड कराया रीयूजेबल रॉकेट को, लॉन्च किया अपना पहला न्यू गॉलन रॉकेट मैडन टेस्ट फ्लाइट के तौर पे, या फिर रोवर्स को मार्स पे भेज दिया। ठीक है, अब आइए सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प है सी, स्पष्टीकरण। तो ब्लू ऑरिजिन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपने न्यू गैलन रॉकेट को एक पहले मैडन टेस्ट फ्लाइट्स में, जिसके बाद पूरे विश्व में जो अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बोलबाला देखने को मिलता है ब्लू ऑरिजिन का। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। प्रश्न है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्वक टर्मिनेट करा है ब्लैक आइड पी सीड्स को अंतरिक्ष में? विकल्प हैं नासा, ESA, इसरो, या फिर जैक्सा। सही उत्तर है सी। तो जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इन्होंने ब्लैक आइड पी यानी लोबिया के बीज उगाए हैं अपने कॉम्बैट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज क्रॉप्स के लिए। तो याद रखिएगा, आंसर है इसरो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ज़ॉम्बी डियर डिसीज, जिसे हम क्रॉनिक वैस्टिक डिसीज के नाम से भी जानते हैं, क्या ये कंफर्म हो गया है कि वो खतरा है ह्यूमंस के लिए? विकल्प हैं कि हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है। नहीं, दूसरा विकल्प है कि ऐसा अभी कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है जो ये सुनिश्चित कर सके कि ये डिसीज जो है ये मानवता में भी जा सकती है। तीसरा, कि हमें इसके प्रमाण जो है वो मिल तो चुके हैं लेकिन अब तक हम उस पे कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं, कोई ठोस समझ हमें नहीं मिली है। चौथा, कि ये सिर्फ दर्शाता है कि ह्यूमंस या मानव जो कि उस मीट को खाते हैं, सिर्फ ये उन्हीं में फैल रही है। तो आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है सी, यानी अब तक हमें जितने भी प्रमाण मिले हैं उससे हम कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं इस बात को साबित करने में कि हाँ, ये जो बीमारी है ये इंसानों में भी फैल सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि क्या नाम है उस नई प्रजाति का इंडो बर्मीज पेंगोलियन की जिसको अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है? विकल्प हैं मैनिस बोर्मेनिका, मैनिस इंडो बर्मेनिका, मैनिस चाइनीसिस, या फिर मैनिस जेवानिका। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है बी। इस प्रजाति का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है मैनिस
इंडो बर्मेनिका। इसको खोजा किसने है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है। और इस खोज के अनुसार ये साबित हो चुका है कि ये जो नई प्रजाति है ये लगभग 34 लाख साल पहले ही चाइनीज पंगोलियन प्रजाति से अलग हो चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस दिन को नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ा था रॉजर फेडरर का सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के दौरान? विकल्प है जनवरी 15 2025, 17 2025, जनवरी 20 2025, जनवरी 25 2025। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है बी। नोवाक जोकोविच ने 17 जनवरी 2025 को रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के लिए टेनिस हिस्ट्री में। और ये कारनामा उन्होंने करा कब? सेकंड राउंड के दौरान ऑस्ट्रेलियन ओपन में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस दिन लोकपाल ने सेलिब्रेट करा है अपना स्थापना दिवस? विकल्प है 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2025, जनवरी 16 2014 या फिर जनवरी 16 2013। सही उत्तर है बी। तो लोकपाल ने सेलिब्रेट करा है अपना पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को। 11 साल कंप्लीट करने के बाद स्थापना के 16 जनवरी 2014 को इनकी स्थापना हुई थी अंडर लोकपाल एंड लोक एक्ट 2013 के तहत। लेकिन जो इनका पहला स्थापना दिवस है वो 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। कहां पे मनाया गया? मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली। याद रखिएगा। प्रश्न है कि डेविड लिंक कौन थे? मतलब उनको किस लिए जाना जाता था फिल्म इंडस्ट्रीज में? विकल्प हैं उनके रोमांटिक कॉमेडीज के लिए, उनके डिस्ने सुरल स्टाइल के लिए और उनके एक्सप्लोरेशन के लिए डार्कर फैक्ट्स जो उन्होंने ह्यूमन नेचर के लिए लिखे थे, हिज एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर्स उसके लिए, हिज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज उसके लिए। सही उत्तर है बी। एक्सप्लेनेशन क्या है? डेविड लिंक ने उन्हें जाना जाता है अपने डिस्टिंक्ट सुरल स्टाइल के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए डार्कर फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर के लिए। प्रश्न है कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप को कब लॉन्च किया गया? विकल्प है 1 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 15 फरवरी 2025, मार्च 1 2025। सही उत्तर है आपका बी, यानी कि 15 जनवरी 2025 को आर्मी डे सेलिब्रेशन पुणे महाराष्ट्र के दौरान। प्रश्न है कि किसको अभी नया ऑम्बड्समैन चुना गया है और एथिक्स ऑफिसर के तौर पर चुना गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई। ऑप्शंस हैं जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। सही उत्तर है बी, जस्टिस अरुण मिश्रा जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, ऑम्बड्समैन और एथिक्स के ऑफिसर के तौर पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।